हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियरपुर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। और रीजनिंग की क्लास तुरंत स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोग इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं। तो क्लास स्टार्ट होने जा रही है कुछ ही समय में। चलो भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। हाँ, सबको जुड़ जाइए। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ, चलिए तो क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए ठीक। देखिए, आपको जैसा पता है कि जो सीरीज़ चल रही है रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चैप्टर कराया था, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणाएं। उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो आए थे वो मैंने सॉल्व कराए थे। आज का भी जो वीडियो है लॉजिकल रीजनिंग का दूसरा पार्ट मैंने लिया है यहाँ पर, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, कथन और तर्क। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन इसमें जो वीडियो है, बहुत धमाकेदार होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आर्गूमेंट पर बेस होते हैं, मतलब प्रॉब्लम पर बेस होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट में, जो भी स्टेटमेंट पूछी जाती है आपसे, ठीक है ना, जो भी स्टेटमेंट आपसे बनेगी वो क्या है, एक प्रॉब्लम के रूप में आपके सामने वो रखी जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद आपको देख अपने तर्क देने हैं, या तर्क आपके सामने तर्क आएंगे, उसमें आपको समझना है कि कौन सा तर्क आपके लिए वो सही है जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए भाई। चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, कथन क्या होता है। तो एक सिंपल सी, एक साधारण सी भाषा में जान लीजिए। कथन जो होता है, किसी भी विषय से संबंधित जानकारी को हम कथन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है क्या, आर्गूमेंट, तर्क क्या होता है। अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित ऐसा तथ्य जो कथन के संभावित परिणामों को दर्शाता है, तर्क कहलाता है, आर्गुमेंट कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना, आर्गुमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो भी आपके सामने स्टेटमेंट होगा वो एक प्रॉब्लम के रूप में आपके सामने आएगी, ठीक है ना। उस प्रॉब्लम का हमें यहाँ पर सोल्यूशन देना है, तो मतलब सोल्यूशन देना होता है यहाँ पर हमें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तर्क की बात करेंगे, आर्गूमेंट की बात करेंगे। तो आर्गूमेंट देखिए दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आर्गूमेंट हमारा होता है वीक आर्गूमेंट और एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। अब स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रबल तर्क, और वीक आर्गूमेंट को बोलते हैं हम लोग निर्बल निर्बल तर्क। ओके, अब प्रबल तर्क क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट क्या होते हैं, समझिए। किसी योजना विचार के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा महत्वपूर्ण तर्क जो कि सीधे योजना से संबंधित हो। ओके, मतलब क्या है, इसमें आप कोई भी तर्क देंगे, अगर कोई योजना या विचार रखा गया है तो उससे वो संबंधित होना चाहिए आपका तर्क, ठीक है ना। साथ ही आदर्श, सत्यता, स्पष्टता एवं वास्तविकता से पूर्ण हो, ऐसे तर्क को हम प्रबल तर्क कहते हैं। बात समझ आ गई। या फिर एक सिंपल सी बात और समझ लीजिए कि शब्दों सिंपल सी साधारण सी भाषा में अगर हम समझें प्रबल स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को, कि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट प्रबल तर्क सीधे कथन से संबंधित होते हैं तथा वास्तविकता से पूर्ण एवं सटीक होते हैं, ठीक है। जिसमें वास्तविकता भी होती है, वो स्टेटमेंट से भी क्या करता है, स्टेटमेंट से भी संबंधित होते हैं। ऐसे तर्क हमारे क्या है, हमेशा प्रबल तर्क या स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ इसके नियम हैं, कुछ पहचानने के नियम भी हैं इसके, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि स्टेट में जो जो हमारा आर्गूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। उसको कैसे पहचानेंगे देखिएगा। तो इसे कुछ पहचानने के लिए कुछ हम लोग के नियम है यहाँ पर, ठीक है। उसको आप लोग ध्यान रखने योग्य नियम है, इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है ना, बातों को। पहला कहता है, जो तर्क सामाजिक रूप से बनाए गए नियम, कानून एवं विचार के अनुरूप हो वे प्रबल तर्क कहलाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कहलाएंगे। दूसरा, यदि दिया गया तर्क सलाह अथवा निदान से संबंधित हो तथा वह कथन से सीधा संबंध रखता हो तो वह तर्क क्या होगा, प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, यदि तर्क तथ्यपूर्ण विचारों से विश्लेषित है या संबंधित है तो उसे स्ट्रॉन्ग तर्क या प्रबल तर्क माना जा सकता है। प्रबल तर्क या स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट में कभी भी प्रश्न सूचक नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाले नहीं होने चाहिए। किसी भी तर्क में अगर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन टाइप का आपको तर्क दिख रहा है, वो तर्क क्या हो जाएगा, हमेशा गलत कहलाएगा, याद रखिएगा बात को, ठीक है। पांचवी बात क्या है, तर्क किसी एक घटना, उदाहरण एवं विशेषताओं से संबंधित नहीं होना चाहिए, अर्थात यह आदर्श पूर्वक एवं व्यापक रूप से सत्यता को समाहित किए हुए होना चाहिए, तभी इसे हम प्रबल तर्क या स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मानेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप लोग नोट्स पर आते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा बातों को, तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी जब आप क्वेश्चन आगे आप अपनी
इसके हम बुक से सॉल्व करेंगे। अब बात आती है वीक आर्गूमेंट, निर्बल तर्क की, दुर्लभ जिसको बोलते हैं तर्क। ओके, देखिए किसी योजना विचार के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा महत्वहीन तर्क, बात समझ गए, जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा अगर बोला जाता है कोई तर्क, और जो सीधे योजनाओं से संबंधित ना हो, साथ ही आदर्श, सत्यता और स्पष्टता या एवं वास्तविकता से बिल्कुल अलग हो, तो ऐसे तर्क क्या है, हमेशा दुर्लभ या निर्बल तर्क, या फिर बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग वीक आर्गुमेंट कहलाते हैं। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर आगे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, प्रश्नों पर आते हैं, कथन पर आते हैं अपने। तो पहला कथन देखिएगा, लिखा है क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर दिया जाना चाहिए। देखो चाहिए आ गया ना, तो मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम आया, ठीक है ना। अब इसके क्या है, दो तर्क आपको मिलेंगे। पहला हाँ या नहीं में तर्क मिलते हैं, ठीक है ना। पहला तर्क कहता है नहीं, यह देश की प्रगति में रुकावट डालेगा। दूसरा तर्क कहता है हाँ, यह शिक्षित बेरोजगारी को कम करेगा। अब एक बात आप ध्यान से पढ़िए भाई, यही क्वेश्चन अगर आपके सामने आता, ठीक है ना, तो आपका तर्क क्या होता, अगर देश से उस उच्च शिक्षा को अगर कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा, तो क्या इससे बताइए शिक्षित बेरोजगारी को कम करेगा, क्या इससे बेरोजगारी कम होगी क्या, बताइए। ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना, क्योंकि उच्च शिक्षा को बंद कर देने पर शिक्षित बेरोजगारी कम नहीं होगी, बल्कि बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे ना, ठीक है। बात समझ आ गई ना भैया, बेरोजगारी को अगर दूर करना है, शिक्षित बेरोजगारी को, तो हमें रोजगार नए देने पड़ेंगे। उससे उससे उस उच्च शिक्षा से क्या लेना देना भाई, ये तो एकदम कैसा है भाई, अर्थपूर्ण है, ठीक है ना। बात समझ आ गई ना, वीक आर्गुमेंट कैसे होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, महत्वहीन होते हैं, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, ये तो दूसरा गलत हो जाएगा। पहला कह रहा है नहीं, ये देश की प्रगति में रुकावट डालेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, देश की प्रगति में रुकावट डालेगा। उच्च शिक्षा अगर बंद हो जाएगी तो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या सिंपल सी बात है भाई, देश में प्रॉब्लम क्या होगी, तो की प्रगति में भी रुकावट होगी, ठीक है ना। तो पहला, केवल पहला तर्क इसका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट। ओके, केवल पहला तर्क राइट है, स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब अगले कथन पर आते हैं हम लोग। तो अगला कथन देखिएगा, लिखा है क्या भारत में कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक। इसके भी दो तर्क दिए हैं, हाँ या ना में तर्क आपको मिलेंगे। पहला तर्क है हाँ, विद्यार्थी की प्रतिभा को परखने के लिए कॉलेज बेहतर हैं, अतः डिग्री अधिक मान्य होगी। दूसरा कह रहा है नहीं, यह सोचना व्यर्थ है कि कॉलेज द्वारा दी जाने वाली डिग्री सही व स्वच्छ होगी। अब आप लोग क्या करें, इसका आंसर बताइए क्या होगा, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप लोग कहिए कि तर्क जो है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पहला राइट है या फिर दूसरा राइट है, या फिर दोनों राइट है, या फिर दोनों राइट नहीं है। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए, तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोग को। देखिए कहता है कि हाँ, विद्यार्थी की प्रतिभा को परखने के लिए कॉलेज बेहतर है, अर्थात डिग्री अधिक मान्य होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस प्रश्न के पक्ष या विपक्ष में दिया गया कोई भी प्रबल तर्क कारण और वास्तविकता का पर आधारित नहीं लग रहा है। अगर पहला देखोगे, पहला भी क्या है, ये तो ऐसी बात बोली जा रही है, कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाने की बात हो रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, अर्थहीन बात हो रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ डिग्री कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। कोई डिग्री की बात हो रही है क्या स्टेटमेंट में, कथन पे देखिए जरा, ठीक है। दूसरी बात क्या, नहीं ये सोचना व्यर्थ है कि कॉलेज द्वारा दी जाने वाली डिग्री सही व स्वच्छ है। अरे भाई यहाँ पर जब डिग्री की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर केवल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो आप केवल इसकी बात करिए ना, आप वहाँ से डिग्री की बात कहाँ से ले आए। और विद्यार्थी की प्रतिभा परखने के लिए क्या कॉलेज बेहतर है क्या, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका क्या है, अर्थ तो महत्वहीन है, कोई अर्थहीन तर्क है, दोनों का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। जो स्टेटमेंट में बोला गया है ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है, तो दोनों आर्गूमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ना तो पहला तर्क सही है, ना तो दूसरा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले कथन पर आते हैं। देखिए अगला जो कथन लिखा हुआ है यहाँ पर है, क्या न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करने चाहिए, ठीक है। ये कथन है, स्टेटमेंट है कि क्या न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करने चाहिए। अब तर्क, दो तर्क आपको मिले हैं। पहला तर्क भाई, कोई अगर मैं आपसे ही कहूँ क्या न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करने चाहिए, आप कहोगे हाँ सर ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए। तो पहला तर्क आप कहेंगे हाँ,
इससे शीघ्र न्याय मिलेगा और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही है, यही तो आप कहेंगे ना कि अगर हम देखेंगे, अगर भाई अगर मैं कहूँ आपसे कि न्यायपालिका अच्छी कर दी जाए और पुलिस को भी तो, पुलिस में भी बहुत अच्छी सुधार लाया जाए, तो सिंपल सी बात है, जो जगह जहाँ भी क्राइम होता है तो वहाँ पर क्या होगा, जल्दी से जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्राइम कम होंगे, तो यही सब तो होगा ना। तो पहला तो बिल्कुल सही है, पहला तो इससे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात क्या कहता है, नहीं, और भी मुद्दे हैं जिनको उच्च प्राथमिकता देनी है। अरे भाई हमें और से मतलब ही नहीं है, और से हमें कोई मतलब नहीं। हमें अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं तो हम तुरान की बात क्यों करेंगे भाई। अगर हमें भारत को अगर डेवलपमेंट करना है, भारत में अगर हमें अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, भारत में एजुकेशन को अगर हमें और थोड़ा बढ़ाना है, तो हम भारत की एजुकेशन की बात करेंगे ना, अमेरिका और हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं करेंगे ना। बात समझा गई ना। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब भी आपसे कोई कथन पूछा जाएगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम होगी, तो उसका हमें उसी प्रॉब्लम के अंदर ही उसका सॉल्यूशन देना है, कोई अलग से नई प्रॉब्लम नहीं जोड़ देनी है कि हाँ उसको भी ऐसा उठा लो, उसको भी जोड़ दो, इससे ऐसा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा आर्गूमेंट है वो, हाँ इसे शीघ्र न्याय मिलेगा और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा आर्गूमेंट बिल्कुल भी गलत है। ओके, ये तो अर्थहीन है, इसका कोई भी रिलेशन जो है हमारा, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपका स्टेटमेंट के साथ नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। बात आपके समझ में आ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो कथन जो दिया गया है, क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है, कथन है। अब आप ही लोग बताओ भाई, अगर मैं आप ही से पूछ दूं भाई, क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, आप क्या कहोगे। हाँ सर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, उनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, तो उनको आर्थिक सहायता देंगे तो वही तो आगे बढ़ पाएंगे, आगे पढ़ेंगे वो लोग। एग्री, सहमत हैं आप लोग, ठीक है ना। दूसरी बात क्या कहता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कोई कहेगा। अब यहाँ पर कौन तर्क या कौन व्यक्ति सही होगा, ये हम समझेंगे। अब देखेंगे जहाँ पर तर्क की बात कर लें, तो पहला तर्क अगर किसी ने दिया है, इससे बड़ी संख्या में लोगों की सहायता मिलेगी, लोगों को सहायता मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग में आता है। देखो बात सही है ना। अगर आप कहेंगे हाँ सर ऐसा होना चाहिए, जो गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं उसमें क्या उनकी हेल्प मिलेगी, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या है, मध्यम और निचले वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा है। उनको अगर हम हेल्प करेंगे तो ही उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, तभी तो उनकी क्या है, शिक्षा हो पाएगी अच्छे से। बात समझ में आ रही, शिक्षा उनको और भी अच्छी मिल सकती है अगर हम सहायता करें, उनकी आर्थिक सहायता अगर की जाए, ठीक है ना। तो पहला तो बिल्कुल राइट है, पहला एकदम बिल्कुल क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, प्रभावशाली है, प्रभाव दिखा रहा है, मतलब हाँ ऐसा बिल्कुल सही है। दूसरी बात कहता नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति कहता नहीं, इससे नकद से निर्बद्ध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा। अरे भाई, इसमें राजकोष कहाँ से आ गया, बात समझिए। इसका कोई अर्थ क्या इससे पड़ रहा है, आर्थिक सहायता देने से पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। दूसरा एकदम क्या है, अर्थहीन है, महत्वहीन है, एकदम वीक आर्गूमेंट है, ये एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, पहला तर्क एकदम राइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, क्या भारत में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए। अब ऐसी बात बोली जा रही भाई। अब देखो यूपी बोर्ड वाले तो खुश हो जाएंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो भी खुश होंगे, आईसी बोर्ड वाले वो भी खुश होंगे, क्योंकि भाई आईसी बोर्ड वाला सोचेगा हर जगह आईसी बोर्ड चलेगा, सीबीएसई बोर्ड वाला सोचेगा सब जगह सीबीएसई बोर्ड चलेगा, यूपी बोर्ड वाला सोचेगा हर जगह यूपी बोर्ड चलेगा, एमपी बोर्ड सोचेगा हर जगह एमपी बोर्ड चलेगा। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, हर जगह अलग अलग, हर राज्य का अलग अलग कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, शिक्षा बोर्ड होता है। तो अब देखिए पहला तर्क कह रहा है, जो पहला तर्क है कहता है हाँ, बहुत से देशों में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम केवल एक ही है। बात समझ आ गई, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब ऐसा बोला जा रहा है भाई, बहुत से देशों में क्या है, माध्यम केवल एक ही है। दूसरा कहता है नहीं, भारत जैसे बहुभाषी देश में यह व्यवहार नहीं है। अब ऐसा बोल रहा भाई, अब बताइए आप लोग के अकॉर्डिंग कौन सा तर्क होगा, अगर ये स्टेटमेंट आपके सामने होता और ये दो तर्क हैं, तो किस तर्क पर आप जाएंगे, आपको कौन सा तर्क स्ट्रॉन्ग तर्क लग रहा है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आपको लग रहा है, ये आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स पर करिए कौन सा राइट होगा। ओके, बताइए भाई आप लोग। अच्छा एक बात देखें, यहाँ पर भारत की बात हो रही है ना,
ठीक, कि भारत में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? आप एक बात बताइए, सोच के बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि पहला तर्क है हाँ, बहुत से देशों में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम केवल एक ही है। अगर हम बात कर लें इंडिया और अमेरिका की, तो इंडिया और अमेरिका में लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज क्या एक ही जैसी है क्या? नहीं। हमारा जो भारत है वो क्या है, बहुभाषी देश है। यहाँ पर क्या है, बहुत प्रकार की भाषाएं यूज की जाती हैं, बोली जाती हैं। और अमेरिका में क्या होता है, एक ही लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश। तो हर एक वहाँ पर तो इंग्लिश इंग्लिश ही चलता है। और हमारे क्या है, तमिल है, तमिल है, ठीक है ना, कन्नड़ है, हिंदी है, इंग्लिश है, मलयालम है, मराठी है। भैया इतने कॉलेज, इतनी भाषाएं हैं, तो कैसे चल पाएगा? ये तो गलत हो जाएगा ना। तो पहला तो एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे बहुभाषी देश में यह व्यवहार नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये जो तर्क है दूसरा वाला, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तर्क है, क्योंकि बात सही बोल रहा है। भारत में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके कारण यह संभव नहीं है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा वाला है बिल्कुल, इस तर्क जो है, आर्गूमेंट है, बिल्कुल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। वो पहला वाला आर्गूमेंट एकदम वीक आर्गूमेंट है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल दूसरा आर्गूमेंट सही है। अगले प्रश्न पर देखिए, कथन है इस प्रकार से दिया है, क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो भाई, कारों के रजिस्ट्रेशन को रोकने की बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये भी आई, ये भी प्रॉब्लम आई, ठीक है ना। तो अब पहला तर्क है, नहीं, सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अरे भैया, सरकार को तो अधिकार सब कुछ है, ऐसा तो हो सकता नहीं सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो कहाँ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से तो होता ही है ना। अब उसको आदेश नहीं, उसको उसका ही अधिकार नहीं है, ये तो एकदम महत्वहीन बात है, अर्थहीन बात है, निगेटिव बात की जा रही है। तो स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है क्या, उसके तो अपोजिशन में बात हो रही है ना। तो गलत हो गई, पहली बात तो एकदम तर्क गलत हो जाएगा। दूसरी बात कह रहा, हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। बोलो भाई, अब ये आर्गुमेंट बताइए सही है कि नहीं, क्योंकि इसने बोल दिया एकमात्र तरीका है। अब इस पर आप लोग विचार करिए, ये आर्गुमेंट सही है कि नहीं। अगर आपके सामने, अगर आप ऐसा बोले हैं या आपसे कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है, तो आप लोग क्या इस पर आप लोग एग्री होंगे? कमेंट बॉक्स पर बताओ भाई, सब कोई आंसर दो, इसका क्या होगा। सही है, दूसरा क्या होगा, आर्गुमेंट बिल्कुल सही है। सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए वहाँ पर, और जिससे क्या होगा, शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उनको रोक देना चाहिए, ठीक है, उनको रोकना चाहिए, ठीक। तो दूसरा आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही होगा, और पहला वाला आर्गुमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा कि सेकंड, जो दूसरा आर्गुमेंट है वो एकदम सही है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, अगला जो कथन है दिया है, क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाने चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए यार, अगर भारत ऐसा करती है या बांध बनाए जाते हैं अधिकतर बहुत बड़े बड़े स्थान नदियों के पास और बड़े बड़े स्थानों पर, ठीक है ना, तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट है कि नहीं? जब बांध बनेंगे तो जल एकत्रित होगा, जल एकत्रित होगा मतलब क्या है कि जल वो यूज होगा, यूज के प्रयोग के काम आएगा कि नहीं आएगा भाई। कि जहाँ पर जल की आपूर्ति है वहाँ पर वो जल सीधे पहुँचाया जा सकता है, नहीं पहुँचाया सकता है, बताओ, बांध के थ्रू ये होता भी है, ठीक है ना। तो ये तो बात समझ में आती है। अगर ऐसा हमसे बोला जाएगा, तर्क तो मेरा ये होगा कि भैया ऐसा करने से क्या होगा, हाँ ऐसा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जहाँ पर जल आपूर्ति की कमी है तो वहाँ पर क्या है, हम लोग जल पहुँचा सकते हैं इसके बांध के थ्रू, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है ना, ये तर्क हम लोग ऐसा दे सकते हैं। ये तर्क क्या है, ये तर्क जो होगा इस प्रकार का, वो स्टेटमेंट को भी फॉलो करेगा, स्टेटमेंट से डायरेक्ट रिलेट करेगा स्टेटमेंट को ना। तो अब हम लोग आते हैं तर्क पर अपने, ठीक है। पहला तर्क क्या कहता है, नहीं, इससे सारे देश का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ पर इकोसिस्टम कैसे बर्बाद हो जाएगा बांध बनाने से, ये समझाइए ज़रा। ये तो एकदम अजीब सी बात हो रही है, पहले तर्क में की जा रही है, तो पहला तर्क तो एकदम गलती हो जाएगा। दूसरा तर्क कहता है, हाँ,
पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। बिल्कुल सही है भैया, बेनिफिट मिलेगा ना उसका। जब बांध बनेगा तब क्या होगा, सिंचाई के लिए पर्याप्त जो जल आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर आप लोग ध्यान दिया होगा, जो भी मुद्दा एक उठा था, आप लोग मैं बता दूं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो नदी थी जिससे का अधिकतर पानी 70% पानी पाकिस्तान पर जाता, 30% पानी हमारा इंडिया रुकता था, बाकी वो इंडिया से वो नदी जाती है, उस पर करार किया गया था। ठीक है ना। जो हमारी पुरानी सरकारें थी, जानते हैं हम लोग, पुरानी सरकारों ने कितने कितने बड़े मूर्खों वाले कदम उठाए हैं। तो एक मूर्खों वाले कदम में एक ये भी मूर्ख स्टेप इनका शामिल हो गया था। ठीक है ना। अगर भारत वहाँ पर अगर बांध बना देती है, पाकिस्तान का पूरा पानी अगर रोक लेती है, तो बताइए, तो आसपास पंजाब के आसपास जितने भी गांव हैं, क्षेत्र हैं, अगर उनको जल आपूर्ति हो रही तो उनको जल की पूर्ति की जा सकती नहीं, की जा सकती है, और बहुत अच्छे तरीके से उनको जल पर्याप्त होगा। तो बांध बनाने से बेनिफिट मिलते हैं। ओके, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट मेरा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले कथन पर देखिए, लिखा है, क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए। अब एक बात समझिए, ये आपके सामने एक कथन आया, प्रॉब्लम है भाई ये। ठीक है, सरकार को लाभ भी कमाना है, तो क्या लाभ कमाने के लिए सरकार अपने उपक्रम जो है उसकी अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेचेगी क्या? बताइए, ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो नहीं मतलब पहली बार गलती हो जाएगा। देखो जरा क्या है। ठीक है, कहता है क्या है, नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वे लाभ कमाने वाली संस्था हैं। बिल्कुल सही है भाई, उन्हीं से तो इंडिया को लाभ हो रहा है। अगर उसी को अगर भारत सरकार को लाभ हो रहा है तो उसको क्यों बेचेगा, क्यों छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए ना, तो बिल्कुल सही है। दूसरी क्या कह रहा है, हाँ, इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अरे भाई, यहाँ पर बजटीय और ये सब संसाधनों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये बात तो एकदम वीक आर्गूमेंट पे जा रही ना। बताइए, इससे ये जो सेकंड आर्गूमेंट है, क्या इसका डायरेक्ट रिलेशन आपको इसमें लग रहा है, स्टेटमेंट से मिल रहा है? नहीं, और भी तरीके भाई, और भी तरीकों से आप वो अपने बजटीय घाटे को पूरा कर सकती है। ऐसा तो ना कि उसी को केवल कर दे। तो दूसरा आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला आर्गुमेंट हमें एकदम सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा एकदम राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कथन जो कह रहा है, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए, मतलब एक ही तरह से उनका एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला तर्क कहता है हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। दूसरा कहता है नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। देखिए, ऐसा तो नहीं है, संभव तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। संभव है, ऐसा हो सकता है भाई, दाखिले का एक रूप कर दें, एक ही मापदंड कर दें, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे क्या होगा, पहला कहता है हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। बिल्कुल सही है। तो पहला आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट एकदम ये वीक आर्गुमेंट है, तो पहला वाला स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ओके, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, देखिएगा, कथन जो है कहता है, क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देनी चाहिए? आप लोग बताइए, ऐसा है, वैसा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, हाँ या ना? आप लोग हाँ या ना में आंसर दीजिए। तो पहला तर्क है हाँ। देखिए, आप जिसने हाँ दिया होगा वो भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जिसने नहीं दिया वो भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप लोग हाँ या ना में आंसर दीजिए, फिर इसके बाद मैं तर्क पढ़ता हूँ। तो तर्क देखिए, पहला कहता है हाँ, इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरा कहता है नहीं, दूसरा तर्क है नहीं, यह विदेशी हितों के समक्ष आत्मसमर्पण करना है। अरे भाई, ये देखो, ये जो क्या है, अर्थहीन बात बोली कि नहीं बोली गई है, ये तो कोई बड़ा बेवकूफ़ी बोलेगा। ठीक है ना, जैसे विपक्ष में लोग बैठे होते हैं, ये तो आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना, आप पता ही होगा, आप लोग ऐसे लोग, वैसी भाषा कौन यूज करता है हमारे पॉलिटिक्स में। ठीक है ना तो दूसरी बात तो एकदम गलत हो जाएगी ना यार। नहीं, ये विदेशी हितों के समक्ष आत्मसमर्पण करना है। अरे किसी की हेल्प लेना है क्या, उनके सामने झुक जाना होता है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है, गलत। दूसरी बात क्या है, दूसरा जो तर्क है एकदम अर्थहीन है तर्क, इसका कोई अर्थ नहीं और डायरेक्ट कोई रिलेशन भी उससे नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की बात हो रही है, विदेशी कंपनी कर रही है। ठीक है ना,
पहला कहता है हाँ इससे हमारे देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही है। जो हमारी ऊर्जा में अत्यधिक जो ऊर्जा की जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं जो, उसमें क्या होगा, जो और उनकी बढ़ोतरी होगी, तेजी से और बढ़ेंगे। कमी में क्या होगी भाई, समस्या पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, मतलब उनकी उनकी क्या है वो और आगे बढ़ेंगे उनके निवेश से, ठीक है। तो पहला आर्गूमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा आर्गूमेंट एकदम वीक आर्गूमेंट है, पहला आर्गूमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो जाएगा। ओके, तो क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमें हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं तो कैसे हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें यही चीज़ है कि आपको समझना है, कुछ चीज़ें हमें केवल ध्यान में रखनी होती हैं कि कौन सा तर्क सही है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा तर्क आपका वीक तर्क है, ठीक है, वीक आर्गूमेंट है। ये चीज़ें हमें केवल हमें याद रखनी होती हैं। बाकी मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, इसके और भी क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर भी करिए, और साथ में क्या है अपने दोस्तों से कहो भाई सब्सक्राइब भी कराओ, इसको सब्सक्राइब भी करें। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।